नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो CET में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, DT+B वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, तो इन सभी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो करंट अफेयर से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं रहेंगे, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ये भारतीय मूल की कौन सी लेखिका है जिसको इनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन, बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन, चेतना मारू, प्रीति बाथम या कृतिका खेर। तो ये जो लेखिका है जिनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन, इनका नाम है चेतना मारू, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है। और ये पुस्तकें जो होती हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जरूर आता है, तो इस कारण से सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण लिए है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है विश्व रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है। तो ये विश्व रेसलिंग चैम्पियनशिप है 2023 की, तो ये भारत के रेसलर है जिन्होंने कांस्य पदक हाल ही में जीता है। विनेश फोगाट, अंतिम पंगाल, मीनू कुमारी या प्रिया भनोट। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये क्या है, रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी 2023 की, तो इसमें जो भारत के रेसलर है ये अमित पंगाल, इन्होंने रेसलिंग में कांस्य पदक हाल ही में जीता है। और जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है उनके लिए जो है यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को हाल ही में किन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या कैलाश चौधरी। तो PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तो ये है कैलाश चौधरी। उसके बाद आ जाता है सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज है जिसका आयोजन भारत और कौन सा देश है जिसकी नौसेना के बीच में हो रहा है। सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस या फिर रूस। और भारत और इसके साथ में है सिंगापुर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितनी कैटेगरी में दिए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 3, 4, 5 या फिर 6 में, और यहाँ पर जो संख्या है तो ये 4 है, जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के MD और CEO के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। राजीव मल्होत्रा, अजय सिन्हा, धनंजय जोशी या विनय सक्सेना को। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के MD और CEO के रूप में जो हाल ही में यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम धनंजय जोशी है, ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद है स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय, वित्त, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो स्किल ऑन व्हील्स पहल जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद आ जाता है होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है, और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर बिहार। तो किस राज्य में है ये, और ये है कर्नाटक में, जो ऑप्शन
सी में है। उसके बाद आ जाता है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? प्रसार भारती, नीति आयोग, रिलायंस फाउंडेशन या इनमें से कोई सब नहीं। तो खाद्य ग्रामोद्योग ने खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो हाल ही में समझौता किया गया है तो ये प्रसार भारती के साथ किया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद है क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत ने? तो क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो ये जीता है भारत ने क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब। उसके बाद है विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने हाल ही में पदक जीता है? विनेश फोगाट, अमित पंघाल, मीनू कुमारी या प्रिया भनोट ने? और यह है अमित पंघाल, ऑप्शन रहेगा बी। उसके बाद आ जाता है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किन्हें नामित किया गया है? सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्नर काउंसिल के रूप में आर माधवन, शेखर कपूर, अल्लू अर्जुन या सुरेश गोपी को? और इनके लिए जो यहाँ पर नामित किया गया है इनका नाम सुरेश गोपी है, जो ऑप्शन डी में है। उसके बाद आ जाता है पीएम किसान एआई चैटबॉट हाल ही में लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या फिर कैलाश चौधरी? तो ये कि पीएम किसान एआई चैटबॉट है, किसान ई मित्र, और जिसको हाल ही में जहाँ लॉन्च किया गया है तो इनका नाम है कैलाश चौधरी, ऑप्शन रहेगा डी। उसके बाद है भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में शॉर्ट लिस्ट किया गया है? सौम्य स्वामीनाथन, चेतना मारू, प्रीति बातम या कृतिका खेर? तो इनका नाम है चेतना मारू, ऑप्शन रहेगा बी। उसके बाद है किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ हाल ही में एक अनुबंध किया है? तो ये किस देश की रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या भूटान? और ये देश है श्रीलंका, जो यहाँ पर सी में है। उसके बाद आ जाता है भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या तुर्की के साथ? तो भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2023 इसमें भाग लेगी? और ये है यूएसए, ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की हाल ही में घोषणा की है? 400, 600, 800 या 1000 मिलियन? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की हाल ही में घोषणा की है? और यह घोषणा है 400 मिलियन की, तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये तो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे, और अब हम जो अपने अन्य जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है चार मीनार, जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, ये कहाँ पर है? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद या फिर दिल्ली में? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद या दिल्ली में? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। और इसे कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। उसके बाद है भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% नकदी के रूप में रखते हैं, और यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं, 15, 20, 5 या 10। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो यह 15%। तो बैंक अपनी जमा राशि का एक छोटा हिस्सा
ही नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं। वे अपनी जमा राशि का लगभग 15% नकद के रूप में रखते हैं, जो किसी विभिन्न बैंक से पैसे निकालने के लिए आने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए संचित रहता है। क्योंकि किसी विशेष दिन पर इसके कई जमाकर्ताओं में से केवल कुछ ही नकदी निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक इस नकदी निकासी को उपलब्ध कराने में सक्षम होता है और बैंक अपने पास जमा राशि के बड़े हिस्से का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं। उसके बाद है डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये कमर्शियल बैंक, जिसे वाणिज्यिक बैंक कह देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग बैंक, कॉरपोरेट बैंक, निगमित वित्त या प्राइवेट इक्विटी, निजी इक्विटी। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा रहेगा, और इसमें माना गया है जो ऑप्शन 2 में आया है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, निवेश बैंकिंग। निवेश बैंकिंग प्रचालन का एक ये विशेष खंड है जो व्यक्ति या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। और निवेश बैंकिंग संचालन का एक ऐसा विशेष खंड है जो व्यक्ति या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? एक सदनी विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी सरकार या लिखित संविधान। तो इनमें से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? जो ऑप्शन यहाँ पर 1 में आई है, एक सदनी विधायिका। तो द्विसदनी व्यवस्था, जिसे द्विसदनीय भी कहा जाता है, संघीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है और द्विसदनीय विधायिका सरकार की एक प्रणाली का कानून बनाने वाला निकाय है, जहां 2 अलग अलग सदनों या कक्षों के बीच अधिकार साझा किया जाता है, जो कानून बनाने के लिए मिलकर काम करता है। उसके बाद है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं का राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? संविधान का जो 17वां संशोधन अधिनियम था 1964, संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान का 76वां संशोधन अधिनियम 1994, संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1962। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। संविधान का जो 17वां संशोधन अधिनियम था 1992, तो संविधान का जो ये 17वां संशोधन अधिनियम 1992 पांडिचेरी और दिल्ली की विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है और इस संबंध में इसने संविधान के अनुच्छेद 52 और 239AA में संशोधन किया है। इस प्रकार 1992 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों ने पहली बार भाग लिया था। उसके बाद आ जाता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम या फिर नागालैंड में? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1। तो ये कहाँ पर है? मिजोरम में है। मिजोरम के चम्फाई जिले में एक ये राष्ट्रीय उद्यान है और चिन हिल्स के पास में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जंगल इतना घना है कि धूप वाले दिन सूर्य की किरण का लगभग 1% ही जंगल में प्रवेश कर पाता है। उसके बाद है परम आदेश या फिर रिट क्या होती है? समझौता, किसी सरकारी न्याय से उसके कर्तव्यों का पालन, व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना या सुनवाई की समाप्ति की मांग करना। परम आदेश रिट क्या होता है? और इसको कहा गया है जो ऑप्शन 2 में है, किसी सरकारी न्याय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। यह परम आदेश क्या है? हम आज्ञा देते हैं, यह इसका अर्थ होता है। और यह न्यायालय के द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए किया जाता है, जिसे उसने नहीं किया है या करने से इनकार कर दिया है। यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निगम, न्यायाधिकरण और न्यायालय या सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी?
1931 का जो कराची अधिवेशन था, 1929 का कलकत्ता अधिवेशन, 1929 का लाहौर या 1927 का मद्रास अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? और इसमें जो घोषणा की गई थी ऑप्शन 3, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यह जो अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस लाहौर अधिवेशन में प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। और इसमें पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। उसके बाद है अर्थशास्त्री में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी जो है इसका पूर्ण रूप ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस, ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इनमें से मतलब कौन सा है शास्त्र में जीएनपी? और इसका जो अर्थ है ऑप्शन 4 वाला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे कह देते हैं। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदौली, दांडी मार्च, काकोरी षड्यंत्र या चटगांव शस्त्रागार छापा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनके द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? और इनके द्वारा किया गया था जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है बारदौली सत्याग्रह का। तो गुजरात के बारदौली सत्याग्रह सैन्य और विद्रोह का एक प्रमुख कारण था जो 1928 में बॉम्बे परदेसी के द्वारा भूमि कर की दरों में असंवेदनशील वृद्धि के खिलाफ हुआ था। और जनवरी 1928 में बारदौली में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल का विरोध आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें उन सभी ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया था। और बारदौली की महिलाओं ने ही पहली बार उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, इसलिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कह देते हैं। उसके बाद है भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारत के बॉम्बे में कताई मिल ये स्थापित की गई थी 1854, 51, 52 या फिर 53 में। और इनमें रहेगा ऑप्शन 1, तो ये थी 1854 में। नेक्स्ट है डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस द्वार के पास की पर्वतमाला को काटती है? रावी नदी, सतलुज, चेनाब या ब्यास नदी। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 चेनाब नदी। चेनाब का जो उद्गम है 2 नदियों चंद्रा और भागा के संगम से होता है, जो स्वयं लाहौल में बड़ा लच्छा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में पीर पंजाल रेंज के समानांतर चलती है और किश्तवाड़ के पास रेंज से कटती है और पंजाब के मैदानी इलाकों में अखनूर के पास से प्रवेश करती है और बाद में झेलम से जुड़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में हुआ था? जमींदारों के द्वारा अतिरिक्त कर लगाने के विरोध में, रोल्ट एक्ट 1919 के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचार के विरोध में या नील की जबरन खेती के विरोध में। और इसका जो यहाँ पर इसमें कारण है ऑप्शन 4 वाला, तो ये नील की जो खेती थी, नील के जबरन खेती के विरोध में। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना गया है। यह एक किसान विद्रोह था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और भुगतान के साथ नील उगाने के लिए इसका विरोध कर रहे थे, तो नील की खेती कारण हुआ था ये। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो गहरा गर्त है कौन सा है? सेशेल टिप, डायमेटिना, जावा गर्त या अंटार्कटिका गर्त। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है? खड्डा, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ये जावा गर्त है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है? रोज, टेबल, चार्ट या कॉलम्स। और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, तो ये है चार्ट्स का। उसके बाद है निम्न में कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है?
तरंग वेग, आयाम, दोलन या फिर आवृत्ति। तो कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है तो ये आयाम है। नेक्स्ट है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट होता है से हमेशा कम, विपरीत, शून्य या फिर ज़्यादा। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1। तो कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट जो हमेशा कम रहेगा। घर्षण बल का जो मान है ये सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सतहों के बीच क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद है 50 डिग्री भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री से 60 डिग्री तक गर्म किया जाता है, खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? और यहाँ पर इसमें जो मानी गई है ऑप्शन 2 772 जे। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? नारंगी, बैंगनी, हरे या फिर लाल की? तो श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? उच्चतम जो है यहाँ पर लाल रंग की मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ 0 डिग्री कोण पर आनत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, अधस्तल तक पिंड तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? तो यहाँ पर शायद इसमें तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है 2h, ये यहाँ पर जो इसमें वर्गमूल है बटे जी, और ऐसे ही यहाँ पर 12 बटे जी, और ऐसे ही यहाँ पर इसके ऊपर वर्गमूल 1 साइन थीटा बटे जो है यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा है, और ये यहाँ पर वर्गमूल 2h बटे जी, ऐसे ही यहाँ पर है इसमें साइन थीटा वर्गमूल 2h बटे जी। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। उसके बाद है, यदि Fn का बल लगाकर 25 kg द्रव्यमान के एक बक्से का 15 m तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 J हो तो F का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो यहाँ पर इसमें जो मान निकल के आएगा जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ये आएगा 32 N। नेक्स्ट है, डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग किया जाता है या वास्तव में आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है या इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है? तो डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला, तो ये ऊर्जा का परिवर्तन होता है। डायनमो जो होता है ये मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आपने देखा होगा जो भी साधन होते हैं कार, बस, तो इन पर क्या है डायनमो होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये डायनमो जो है मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम है, और आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो दृश्य तार उत्पन्न करता है। डायनमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। उसके बाद आ जाता है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट किरणें या दृश्य प्रकाश को? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए जो यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है तो ये एक्स किरणें होती हैं। तो क्रिस्टल के या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है, और एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, योगात्मक या फिर विस्थापन? तो कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में की जाती है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3, तो यह है योगात्मक अभिक्रिया।
निकेल, जिसका आपने रासायनिक नाम पढ़ा होगा, इस प्रकार से लिखा हुआ Na, तो ये निकेल है। तो निकेल क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में योगात्मक अभिक्रिया उपयोग होती है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद है मसाला और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग या इनमें से सभी, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन से वाला है? और इसमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा 3 वाला, अर्थात ये सभी। तो यहाँ पर इसमें जो इनके जो रासायनिक नाम हैं ये भी क्या कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे साधारण नमक है, साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है ये NaCl है। जिस यौगिक या पदार्थ के निर्माण में सोडियम Na, जिसको कह देते हैं सोडियम Na, या फिर क्लोरीन जिसे Cl कह देते हैं, का उपयोग होगा, वहाँ हम साधारण नमक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, इसका सूत्र क्या है? CaCO Cl2, तो ये इसका सूत्र है। ऐसे ही बेकिंग सोडा है, इसका है NaHCO3, ये इसका सूत्र है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रहेगा NaOH, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद है दंतवलक। दंत एनामेल किससे बने होते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस या सोडियम फास्फेट से। तो दंतवलक ये किससे बने होते हैं? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2, तो ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। उसके बाद है 220 G कार्बन डाइऑक्साइड में मोल होते हैं, 5, 6, 4 या फिर 6, और इसमें होते हैं 5 मोल जो होते हैं। ये किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्लू, सिरदर्द, रक्तचाप या सांस की दुर्गंध। तो हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? और इसको जाना जाता है, जो यहाँ पर 4 में दिया गया है, सांस की दुर्गंध। मुंह से दुर्गंध आना ही हेलिटोलिस है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? गैम्बूसिया, मलहम, तेल या DDT का। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 गैम्बूसिया का। गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। ट्राइकोम एक अत्यंत सूक्ष्म कीट है जो अनेक प्रकार के शत्रु कीटों पर आक्रमण करता है। उसके बाद है मानव त्वचा किससे बनी होती है? सल्की या सल्कलाब एपिथेलियम से, पेरेनकाइमा, एपिडर्मल कोशिकाओं या संयोजी ऊतक से। तो मानव त्वचा ये बनी होती है, और ये बनी होती है जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, सल्की या सल्कलाब एपिथेलियम से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो यहाँ पर तर्क शक्ति से क्वेश्चन, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, मेल बताना है। जैसे पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से होता है, ऐसे ही रक्त का संबंध हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिका से है। और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन है 1 वाला। जैसे पत्तियाँ होती हैं इसमें क्लोरोफिल होता है, ऐसे ही रक्त में हीमोग्लोबिन। तो दूसरा पहले में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक हरित लवक है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक वैसे ही हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। उसके बाद है एक निश्चित कूट भाषा में जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, ठीक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी भाषा में जो पिकनिक है उसको किस रूप में हम लिखेंगे?
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो है एक जो फार्मूला उसका पता होना चाहिए, जिससे इंग्लिश के जो वर्ड है आसानी से पता लग जाए। AEJOTY 1 5 10 15 20 और 25। तो इस संख्या के द्वारा आप जल्दी से जो है इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उन्हें याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए T से और C के बीच में जो 9 अक्षर आते हैं, ऐसे ही R से X के बीच में 6 अक्षर आते हैं, I से L के बीच में 3 आते हैं, C से F के बीच में भी 3 आते हैं, K से Q के बीच में 6 आते हैं और Y से H के 9 आते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी आपने वैसे ही देखना है, 9 6 3 3 6 और 9। तो इसके अनुसार जब हम इसे देखेंगे तो ऑप्शन 4 वाला यहाँ पर इसमें बन के आएगा, YOFQOL। उसके बाद है नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। तो जो अलग है वही बताना है। तो यहाँ पर कौन से वाला इसमें संगत है? यहाँ पर देखें तो ये 1 है, ये क्रम आता है ABCD चौथे नंबर पर। L जो है ये आता है 9 पर, P आता है 16 नंबर पर और R आता है, तो R आता है ये, तो यहाँ पर जो R है ये आता है 18 नंबर पर। अब इनका क्रम अगर देखें तो 1 की पावर, ये 2 की है, 3 की है, 4 की है। तो कुछ सीरीज यहाँ पर चल रही है 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो है 5 होना चाहिए था। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये इसमें अलग हो गया है और यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा होगा? 4 वाला। तो यही यहाँ पर इसमें गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, निमेश मेघना इकलौते भाई हैं। सुरभि निमेश की बेटी है, मेघना और नेहा बहनें हैं। मेघना और नेहा ये बहनें हैं। मणि करण का बेटा है, ये मणि जो है करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। मणि का सुरभि से क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध यहाँ पर बन रहा है ये एक फुफेरा बाई बन रहा है। उसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो जैसे CGRTDWJ है, तो इसी प्रकार से इसका यहाँ पर आपने बताना है। यहाँ पर इसमें देखें तो C के बाद क्या है? D आता है और G के बाद देखें तो GHI, 2 जो अक्षर है उसका यहाँ पर इसमें गैप है। ऐसे ही R के बाद है, इसमें 5 वाला हो जाता है। ऐसे ही T से और A के बीच में 7 का हो जाता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर 1 3 5 और 7 अक्षर वाला जो क्रम है ये चल रहा है। इसी प्रकार से जो क्रम है आपने यहाँ पर चलाना है और इसके अनुसार जब हम करेंगे ऑप्शन 4 वाला इसका बनेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है। तो हमें पहले इसके बारे में ही पता होना चाहिए यहाँ पर ये कौन से वाला फार्मूला इसमें चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, रीजनिंग है, उसको किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वैसे तो यहाँ पर देखें इनका कई बार हम वर्गमूल निकालेंगे, एक दूसरे का गुणा करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या चल रहा है, 3 और 2 5 और 1 6, ऐसे ही 5 और 1 6 हैं। तो मतलब 6 बराबर 6 हैं, दोनों में 6 6 हैं। यहाँ पर देखें 2 और 3 5 और 6 11 और 4 15। तो अब इनमें से आपने देखना है 15 यहाँ पर कौन से में है, तो वही हमारा सी आंसर बनेगा और
जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। 7 3 10 और 5 15। उसके बाद है किसी विशिष्ट कूट भाषा में द लाइट हाउस को हम इस प्रकार से और हाउस इज बिग को इस प्रकार से और द बिग गार्डन को इस प्रकार से लिखते हैं। तो कूट भाषा में जो लाइट का बताना है कौन सा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हमने जैसे दा है इनको अलग अलग जो आकार है वो दे लेना है ताकि हमें याद रहे। द लाइट हाउस इसमें है और यहाँ पर अगर नेक्स्ट में देखें हाउस इज बिग और द बिग गार्डन यहाँ पर भी है। तो एक इसमें है और एक पहले वाले में है। अब इन दोनों में कॉमन हमने देखना है कौन कौन सा है। यहाँ पर है जो ZUCHI पिन और जो लास्ट वाला है ये वाला, इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा कॉमन है, रिच टिम पिन। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसमें भी पिन है और पहले वाला जो है इसमें भी पिन है। उसके बाद जो दूसरा है उसके बारे में देख लेते हैं, लाइट हाउस। लाइट हाउस का अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पर भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है, द लाइट हाउस। तो सिर्फ ये वाला जो है यहाँ पर इसमें मैच करा है। यहाँ पर हाउस है और हाउस इज बिग, ये वाला यहाँ पर इसमें मैच किया है। तो यहाँ पर इसमें दोनों में सेम देख लेते हैं, ZUCHI और इसमें देखें MOTMZU। तो ये दोनों मैच यहाँ पर कर गए हैं। तो अब जो है यहाँ पर बच गया एक, कौन सा, ये वाला लाइट। अब लाइट में जो बच गया फिर कौन सा है, तो एक बच गया, यही हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। जो ऑप्शन किस में दिया गया है, 1 में दिया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखने के लिए इसमें प्रश्न जो चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। तो कुछ क्रम जो है यहाँ पर इसमें चल रहा है। तो कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है इसमें देखें तो एक है ZBKC 8 और उसके बाद फिर यहाँ पर एक की जगह पर Z आ गया है। ये दोनों आपस में बदल गए हैं, यहाँ पर Z यहाँ पर 1 आ गया है और नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 1 आ गया है दोबारा से और इस Z की जगह पर C आ गया है। तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर C। अब एक क्रम तो ये भी बन रहा है, यहाँ पर Z आ गए हैं, यहाँ पर C आ गया है। तो यहाँ पर इसमें अगर देखें तो 1 है, तो यहाँ पर भी फिर I एक कह सकते हैं या I जो भी है तो वही आना चाहिए। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर इसी जो क्रम है उसको जारी रखें तो इसमें फिर कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा जो ऑप्शन यहाँ पर 1 में आया है। तो ये वाला क्रम यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद है दी गई कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथन में दी गई जानकारी को सही मानकर चलना है, भले भी उस मान्य ज्ञात तथ्यों से अलग हो, और फिर निर्णय कीजिए कि दी गई निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करेगा। तो क्या है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन क्या है कि कुछ पतंग जहाज है, तो कुछ पतंग यह है जहाज, आप अपने अनुसार इसको नाम रख सकते हैं। तो कुछ पतंग जहाज है क्योंकि इसके साथ कुछ हिस्सा है। सभी जहाज जेपेलियन है, सभी जहाज क्या है, जेपेलियन है, इसको जेपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष फिर कौन सा निकलेगा, कुछ पतंग, यह है पतंग, कुछ पतंग जेपेलियन है और सभी जेपेलियन जहाज है, सभी जेपेलियन जहाज है। तो यहाँ पर ये अंदर की साइड में है तो कुछ हिस्सा है। तो यहाँ पर इसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा कौन सा आएगा, और यहाँ पर जो इसमें निष्कर्ष निकल के आएगा जो ऑप्शन यहाँ पर 2 में दिया गया है,
तो केवल निष्कर्ष एक ही यहाँ पर इसका अनुसरण करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ पतंग जेपेलियन हैं, कुछ पतंग जेपेलियन हैं, क्योंकि ये कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। और सभी जेपेलियन जहाज है, सभी जेपेलियन नहीं है, ये कुछ ही हिस्सा है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं 8 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अरुष रीता के सामने बैठा है, राकेश और अरुष के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अंकिता अरुष की दाईं ओर और उर्वशी के सामने है। अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है, तो रोहन के बाईं ओर अमन बैठा है। अरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर इनका बैठने का जो क्रम है ये किस प्रकार से बनेगा? तो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? तो इसमें 8 व्यक्ति हैं, तो 8 जगह हम इनके चिन्ह लगा लेते हैं। तो 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर क्या है? आरुष हो गए, यहाँ पर अमन है, उसके बाद उर्वशी है, यहाँ पर अनु है, उसके बाद आएगी रीता, और नेक्स्ट है राकेश, उसके बाद आएगी अंकिता और रोहन। अब यहाँ पर इनका क्रम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं। आरुष रीता के सामने बैठा है। अब यहाँ पर देखें, आरुष रीता के बिल्कुल सामने है, देख सकते हैं। और राकेश और आरुष के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश और आरुष के बीच में, तो ये राकेश है, ये आरुष है, ये 2 व्यक्ति हो गए, क्योंकि यहाँ पर इसमें लेफ्ट राइट नहीं दिए गए हैं। अंकिता आरुष के दाईं ओर तथा आरुष के सामने बैठी है। अंकिता जो है वो आरुष के दाईं ओर और सामने है। तो यहाँ पर अंकिता, ये है अंकिता, आरुष के दाईं ओर है। दाईं ओर मतलब क्योंकि जब इसका मुंह इसके साइड में है, इसका मुंह इसके साइड में है, तो इसका राइट हैंड यही बनेगा, तो इसके दाईं यही बनेगी, और इसके बिल्कुल सामने है ये रीता के। इसी प्रकार से अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अनु जो है ये रीता और उर्वशी के बीच में है। ये है अनु रीता और उर्वशी के बीच में है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है। अंकिता जो है ये है अंकिता, रोहन के और राकेश के बीच में है। रोहन के बाईं ओर अमन है। रोहन के बाईं ओर कौन है? अमन बैठा है, यह है अमन। तो क्योंकि ये रोहन है, इसका जो लेफ्ट हैंड बनेगा यही बनेगा, तो इसके लेफ्ट हैंड कौन है? अमन है। आरुष और उर्वशी के बीच कौन कौन बैठा है? तो किसके? आरुष और उर्वशी। आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा या बैठी है? तो यहाँ पर देखें अब कौन बैठा है, तो यही है अमन। ऑप्शन कौन सा होगा? 2 वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 1 वर्ड से। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे कह देते हैं, वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट। तो जो किसी का कर्ज नहीं चुका सकता है उसको क्या कहा जाता है? इंजरियस जो हानिकारक कह देते हैं, और इंसॉल्वेंट जो ये कह देते हैं जो दिवालिया हो जाता है, और ये इनविंसिबल जो कह देते हैं अजय को, और इवोकेबल जो है यहाँ पर ये कह देते हैं अपरिवर्तनीय को। तो जो कोई यहाँ पर कर्ज नहीं चुका सकता है उसको क्या कहा जाएगा? और जो ऑप्शन 2 में है
इंसॉल्वेंट, दिवालिया का आपने नाम सुना होगा, जैसे बैंक दिवालिया हो गया है, मतलब इसके पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द अमंग फॉर आंसर चॉइस। तो यहाँ पर इसका आपने बताना है, इसका क्या यहाँ पर रहेगा पूरी तरह से। तो ये कह देते हैं कम्प्लीटली मतलब पूर्णतः, सेटल जो बसना होता है, और ग्लेस जो ये कह देते हैं नज़र डालने को, और रिपीटली कह देते हैं जो बार बार होता है कोई काम। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ लिया गया है ऑप्शन 1 से लिया गया है, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, ये पूरी तरह से मतलब पूर्णतः है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एंटोनिम्स, इसका जो विपरीतार्थक है। स्टेशनरी जो है इसका बताना है आपने, इसका क्या होगा विलोम शब्द स्थिर। तो बुक्स, फिक्स, मूविंग या पैकर्स, और इसका जो रहेगा ऑप्शन 4 वाला, तो ये होता है मूविंग मतलब घूमना। ये स्थिर, ये क्या देते हैं स्थिर को, और ये मूव जो स्थिर अस्थिर जो होता है, तो मूविंग मतलब घूमना। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है वो आपने बताना है। इंडिकेटिव जो है इसका बताना है, यहाँ पर निकटतम शब्द प्रतिशोधी जिसे कह देते हैं। तो रिवेंजफुल हो गया, ग्रेडी हो गया, कर्ल हो गया, और हार्मफुल हो गया। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा, इसमें जो ऑप्शन 1 में आया है रिवेंजफुल, जो इसको कह देते हैं बदला लेने वाला। प्रतिशोधी, फिल्मों में आपने बहुत नाम ऐसे सुने होंगे, प्रतिशोध की ज्वाला, तो प्रतिज्ञा, प्रतिशोध, तो ये जो है यहाँ पर बदला लेने वाला कह देते हैं। ग्रेडी ये लालची को कह देते हैं, और कर्ल ये क्रूर को कह देते हैं, और हार्मफुल ये हानिकारक को कह देते हैं। उसके बाद है यहाँ पर व्हाट इज दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, हिज वर्ड्स फिल देम विद एरर। तो इसका बताना है आपने यहाँ पर, इसका कौन सा यहाँ पर बनेगा, और इसका जो बनेगा ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा इसका 3 वाला। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर प्रेपोजिशन, आई एग्रीड हिज प्रपोजल। तो इसमें जो बताना है इसका कौन से वाला यहाँ पर आएगा, मैं उसके प्रस्ताव से सहमत हूँ, विद, टू, फॉर या फिर एट। और इसका रहेगा 2 वाला, आई एग्रीड टू हिज प्रपोजल, मैं या उसके प्रस्ताव से सहमत हूँ। उसके बाद है आई एम रियली सॉरी योर लॉस, मुझे तुम्हारे नुकसान से बहुत खेद है, सचमुच में बहुत खेद है। फॉर, ऑफ, एट या फिर बाय। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला, मुझे तुम्हारे नुकसान के लिए बहुत खेद है। नेक्स्ट आ जाता है द वॉकर्स फाइनली अराइव एट देयर डेस्टिनेशन, दे डैश ऑल दे एंड दे कंटिन्यूली नीडेड ए रेस्ट, दे डैश 30 माइल्स। और इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा। अंततः जो पैदल यात्री अपने गंतव्य पर पहुँच गए, और उनका पूरा दिन था डैश, और उन्हें निश्चित रूप से आराम की ज़रूरत थी, वे 30 मील चले थे। तो यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा इसका, और यहाँ पर बनेगा इसमें ऑप्शन 1 वाला, हैड बीन वॉकिंग, हैड वॉक्ड, दे हैड बीन वॉकिंग ऑल डे, क्योंकि ये पूरे दिन चल रहे थे, एंड दे कंटिन्यूली नीड ए रेस्ट, उन्हें अब जो है यहाँ पर विश्राम करने की आवश्यकता थी, और दे हैड वॉक, क्योंकि वे 30 मील चले थे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है आई डोंट इंजॉय गोइंग टू द डेंटिस्ट, द वर्ड गोइंग इन द अबव सेंटेंस इज या एन। तो ये जो गोइंग आया है यहाँ पर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, परफेक्ट का है, इन्फिनिटिव है या फिर जीरेंट है। आई डोंट इंजॉय गोइंग टू द डेंटिस्ट, कि चिकित्सक के पास जाने में जो है
मुझे कोई मतलब खुशी नहीं है, या चिकित्सा के पास जाने में मुझे कोई मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन 4 वाला या यहाँ पर जिरंड इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आई मस्ट फिनिश दिस। अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट्स। तो यहाँ पर जो ये मस्ट जो आया है ये इसका बताना है, नेसेसिटी है, डिटर्मिनेशन है, हैबिट है, या फिर ये विश है। तो यहाँ पर क्या है ये, और इसको माना गया है ऑप्शन 2 डिटर्मिनेशन, निश्चय। नेसेसिटी आवश्यकता है, ये निश्चय है, और ये विश इच्छा को कह देते हैं, और ये हैबिट आदत हो जाती है। तो आई मस्ट फिनिश दिस, मुझे से ख़त्म करना ही होगा, तो ये निश्चय इसने किया है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। आई होप यू मस्ट हैव डैश बाय नाउ दैट फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो इसमें रियलाइज आएगा, नो, फेल्ट या डिसाइड। तो इसका जवाब कौन सा आएगा? तो आई होप यू मस्ट हैव, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके पास अवश्य ही होंगी, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला लाइज, एहसास होना, ये नॉन जानना कह देते हैं, वो फेल्ट लगा होना, और डिसाइड मतलब निर्णय करना। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइज बाय नाउ दैट फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। मुझे आशा है कि आपको अब अवश्य ही पता चल गया होगा कि जो असफलता होती है उसके बाद ही सफलता की ये सीढ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्ट एडवर्ब आपने बतानी है। निर्मल इज डैश टुडे, बेस्ट, एट हिज बेस्ट, बेस्टली या मोर बेस्ट। तो निर्मल है, निर्मल इज टुडे, और इसमें रहेगा 3 वाला। तो निर्मल जो है आज यहाँ पर अपने सर्वोत्तम रूप में है। उसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज रैदर बिजी, रैदर इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर है, डिग्री है, एफर्मेशन है, या टाइम है। तो वह काफ़ी व्यस्त था, बल्कि एक। तो यहाँ पर क्या है ये, और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन 1 वाला एडवर्ब ऑफ मैनर। तो क्रिया विशेषण जो उसका एक यहाँ पर ये ढंग बताया गया है। नेक्स्ट है दिस कोट इज डैश बिग फॉर मी। यह जो कोट है मेरे लिए बड़ा है। इनो, नो, टू, मच या टू। और इसमें देखें तो कौन सा आएगा? ऑप्शन 2 वाला है, टू। दिस कोट इज टू बिग फॉर मी। यह कोट जो है मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। इट वॉज ट्रू दैट pet dog would never sleep anywhere we once had except on of the sofa। तो इनको क्या है, अपने क्रम अनुसार लगाना है, और जब इसको हम क्रम अनुसार लगाएंगे तो ऑप्शन 2 वाला इसमें बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर P आएगा, pet dog, we once had, और उसके बाद क्यों would never sleep anywhere, और उसके बाद आ जाएगा एस एक्सेप्ट ऑफ द सोफा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर हिंदी से, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का जो काल है आपने बताना है। यहाँ पर इसमें अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य का है, पूर्ण का है, या सामान्य वर्तमान काल का यहाँ पर ये उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर किन का है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 4 वाला, तो ये सामान्य वर्तमान काल की बात है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है।
क्योंकि यहाँ पर न तो काम हो लिया है, ना होगा, तो ना चल रहा है, तो ये सामान्य वर्तमान काल की बात है। उसके बाद है दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी है। स्मरण मतलब जो याद करना होता है, इसका विपरीत विलोम बताना है, अस्मरण, अनुस्मरण, अनुस्मरण या विस्मरण। तो स्मरण याद करना और विस्मरण भूल जाना, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। उसके बाद है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, प्रवासी, सालों, लौटा या फिर पति। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो विशेषण है यहाँ पर इसमें प्रवासी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रभृत डैश का पर्याय है, रंग, सांप, कोयला या बगुले का। तो प्रभृत किसका पर्याय है यहाँ पर, और ये है बगुले का। सांप जो इसको फणी, बिस्तर, उरंग, नाग कह देते हैं। कोयल को पिक, कोयल, किल, बसंत, दूत ये कह देते हैं। तो प्रभृत जो है ये बगुले का है। उसके बाद है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम जो होते हैं संस्कृत वाले वैसे लिख के बड़े बोले जाते हैं, तो तत्सम वाला एक नहीं है। दधी, सिंगार, ओस्टर या चक्षु। अब जो तत्सम शब्द नहीं है, जो ऑप्शन 3 में माना गया है, सिंगार। इसका जो यहाँ पर ये हिंदी जो उसमें लिख देते हैं, श्रृंगार संस्कृत में लिखा जाता है ऐसे, श्रृंगार, श्रृंगार। दधी ये संस्कृत में, इसको हिंदी में दही कह देते हैं। ओस्टर संस्कृत में है, इसको ऊँट हिंदी में कह देते हैं। चक्षु को संस्कृत में कहा जाता है और हिंदी में आँख, नयन, लोचन, नेत्र इस प्रकार से कह देते हैं। नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। वाक्य में अलंकार आया है और उत्प्रेक्ष है, यमक है, रूपक है या श्लेष अलंकार है। इसमें रहेगा ऑप्शन 4, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार आया है। श्लेष होता है जहाँ पर एक ही अर्थ होगा, उसके जो अर्थ है वो अनेक होते हैं। शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके अनेक होंगे। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। प्रत्यक्ष भावसमरणीय है, साक्षात, अविस्मरणीय या फिर नक्षत्र। तो इसका जो आया है ऑप्शन 2 वाला, ये कह देते हैं साक्षात। साक्षात क्या, जो आपके आंखों के सामने हो। नेक्स्ट है परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए हुए मुहावरे का अर्थ का कौन सा विकल्प यहाँ पर दिखाता है। तो परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। मुहावरे का अर्थ गुस्से से भर जाना, शर्मिंदा होना, कुछ समझ में ना आना या अनदेखा करना। और इनमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, मतलब कुछ भी समझ में न आना। उसके बाद आ जाता है आए थे हरिभजन को उठने लगे कपास। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में यहाँ पर बताया गया है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है या ईश्वर का भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो आए थे हरिभजन को उठने लगे कपास, इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन 1 से है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। कहने का मतलब है कि आए तो थे कुछ और करने, लेकिन करने लग गए कुछ और। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो यहाँ पर एक सही है, मतलब त्रुटि नहीं है। और जो ऑप्शन 2 में आया है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर हरियाणा सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में है। रोहतक, हिसार, फरीदाबाद या फिर रेवाड़ी में। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में है, ऑप्शन आएगा ए वाला। और इसकी जो स्थापना 1978 में हुई थी और इसको 1975 में हरियाणा विधानसभा के द्वारा मान्यता दे दी गई थी।
और विश्वविद्यालय को 1983 में केंद्र की उच्च शैक्षिक नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पहला अनुदान दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है? हल्की, भारी, गिरिपादीय या मध्यम मृदा। तो कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी और शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है? और इसको कहा जाता है भारी मृदा, डाकर जिसे कह देते हैं, डाकर धरती मिट्टी। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर है? पानीपत, गुड़गांव, पलवल या फिर फरीदाबाद। कौन सा नगर है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर है और जो ऑप्शन 2 में आया है तो ये गुड़गांव है। उसके बाद आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में महिला जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ या फिर करनाल में। महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या है जो ऑप्शन 1 में आई है तो ये फरीदाबाद में है। तो सर्वाधिक महिला जनसंख्या फरीदाबाद में हो गई और इसके बाद फिर हिसार आता है, उसके बाद भिवानी। तो सबसे पहले ये फरीदाबाद, फिर उसके बाद आ जाता है हिसार और उसके बाद तीसरे नंबर पर भिवानी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सुमेलित करने का। तो यहाँ पर मिलान करना है। मिलान करने में सी आंसर हमारा 4 रहेगा। तो 1, 2, 3, 4 मतलब विपरीत क्रम में है। तो जैसे गोपाल सिंह, ये इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बल्लभगढ़ से। मोहन सिंह, इनका संबंध है कैथल से। सर शादीलाल, इनका संबंध रेवाड़ी से हो गया। चौधरी कृपाराम का संबंध हिसार से है। उसके बाद आ जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों की किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था? दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती या फिर भारोत्तोलन में। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों की किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आए हैं तो ये भारोत्तोलन में। 1998 में बैंकॉक एशियन खेल में रजत पदक जैन के द्वारा जीता गया था। फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960, 66, 69 या फिर 70 में हुई थी। और इनमें देखें तो हमारा सी आंसर रहेगा 3 वाला। तो यह हुई थी वर्ष 1969 में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का क्षेत्रफल वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में इसको देखा ही जाता है। आसान भी क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका अक्षांश देशांतरीय विस्तार। तो इसका जो यहाँ पर अगर देखें तो विस्तार हम 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश के बीच है और 77-28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। तो यहाँ तक इनका विस्तार है। उसके बाद है, कैथल के अंतिम शासक इनमें से कौन थे? राजवीर सिंह, बृजमोहन, उदय सिंह या रामवीर सिंह। तो कैथल के अंतिम शासक थे यहाँ पर इनमें, और जो आए हैं यहाँ पर ऑप्शन 3 में तो ये थे उदय सिंह। उसके बाद आ जाता है, राव तुला राम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? तो ये राव तुलाराम है। रानिया, नारनौल, रामपुरा या फिर ढाणी में। और ये हुआ था रामपुरा में। राव तुलाराम जो है इनका जन्म माना गया है 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी में। और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख जो नेता थे उनमें से एक थे और हरियाणा का राजनायक इनको माना जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय यहाँ पर पीटर मुंडी, पीटर कीन, पीटर जेम्सन या पीटर जॉन्स को दिया गया है। और इसको दिया गया है ऑप्शन 4 वाले को, पीटर जेम्सन को। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये जो है हरियाणा में है। भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। कहाँ पर? गुड़गांव में। और इसकी खोज का जो श्रेय है अश्विन के पीटर जेम्सन को जाता है। 265 एकड़ भूमि पर फैली विशाल प्राकृतिक झील में लगभग 100 प्रजातियों की पक्षी पानी में कलोल करते हुए आसानी से नजर आते हैं। तो ना यहाँ पर जो नाम ये थोड़ा सा इसमें सही कर लेना, इसमें जैक्सन है, पीटर जैक्सन,
इसके ऊपर 2 मात्रा है, यहाँ पर का। पीटर जैक्सन, सलीम अली आपने अभी तक पढ़ा होगा, तो वैसे श्रेय जो है यहाँ पर इनको जाता है, पीटर जैक्सन को, और पक्षी प्रेमी थे। नेक्स्ट आ जाता है तारावड़ी नामक स्थान में अफगानिस्तान के किस शासक ने प्रथम बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो तरोड़ी जो स्थान जो था वहाँ पर अफगानिस्तान के किस शासक ने प्रथम बार आक्रमण किया था, तो ये थे मोहम्मद गौरी ने। यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे 1191 और 92 में। पहले में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरे में फिर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और फिर ये पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नगर पालिका समिति के गठन हेतु आवश्यक है। वैसे नगर जिनकी संख्या 20,000 से अधिक नहीं है, जिनकी जनसंख्या 30,000 से अधिक नहीं है, 40,000 से अधिक नहीं है, या फिर 50,000 से अधिक नहीं है। और इनमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर जो माना गया है ऑप्शन 4 को ये माना गया है। वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है। नगर पालिका क्या है कि ये प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र आते हैं और जिनकी जनसंख्या भी अंकित होती है। तो ये नगर पालिका समिति जो होती है इसके गठन हेतु जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है वैसे कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। 500, 700, 800 या 1,000 रुपये। और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला, तो 1,000 रुपये। तो हरियाणा जो सरकार है इनके द्वारा ऐसे कश्मीरी परिवार जो कश्मीर को छोड़कर हरियाणा में रह रहे हैं उन्हें 1,000 रुपये की न्यूनतम परिवार राशि जो है ये दी जाती है। और अधिकतम जो है यहाँ पर इसकी संख्या 5,000 रुपये तक है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है। बहादुरगढ़, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत। तो कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है, जो ऑप्शन 4 में आया है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। उसके बाद है भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। टोहाना, फतेहाबाद, रेवाड़ी या फिर बरवाला से। तो भाखड़ा नहर, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो ये टोहाना से है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य की कुल बिजली उपलब्ध क्षमता कितनी है। तो कुल बिजली उपलब्ध क्षमता, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा 1 वाला 10,729.04 मेगावाट। उसके बाद है हरियाणा भाषा को समृद्ध करने में इनमें से किन कवियों का विशेष योगदान रहा है। नाथ, जैन, इन दोनों का या इनमें से किसी का भी नहीं। तो हरियाणा भाषा को समृद्ध करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ पर माना गया है तो इन दोनों को माना गया है, जिसमें नाथ और जैन दोनों आ जाते हैं। उसके बाद है मध्यम मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मृदा में भारी दोमट, हल्की दोमट एवं सामान्य दोमट जो मृदाएं हैं सम्मिलित है। हल्की दोमट मृदा गुड़गांव के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन 3 अर्थात 1 और 2 दोनों को ही यहाँ पर क्या इसमें सही माना गया है। हल्की दोमट मृदा गुड़गांव के उत्तरी भाग में है पाई जाती है, और इस मृदा में भारी दोमट, हल्की दोमट एवं सामान्य दोमट जो मृदा ये सम्मिलित है। नेक्स्ट आ जाता है प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े संपर्क वाले गांवों की संख्या इनमें से कितनी मानी गई है। और इनकी जो संख्या है ऑप्शन 4 रहेगा, तो 66-77 यहाँ पर मानी गई है। उसके बाद है इनमें से किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है। तो किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है। कैथल, मेवात, रेवाड़ी या फिर सिरसा। और इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये रेवाड़ी है। हरियाणा में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले पंचकुला, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, झज्जर और कुरुक्षेत्र हैं। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट का प्रकाशन किया था। भजन लाल, भरत सिंह, चौधरी छोटूराम या इनमें से किसी ने भी नहीं।
तो 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी ये जाट गजट। इसका जो प्रकाशन किया था ये किया गया था चौधरी छोटूराम के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के ग्रामीण खेलों में सम्मिलित नहीं है। तो हरियाणा के ग्रामीण खेलों में सम्मिलित नहीं है चोखल, मुक्केबाजी, झीरना या खुलिया। तो ग्रामीण जो खेल है उसमें एक सम्मिलित नहीं है। और कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, मुक्केबाजी। झीरना, खुलिया, चोखल तो यहाँ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चंडीगढ़ प्रथम गैर धूम्रपान क्षेत्र कब घोषित किया गया था। 15 जुलाई 2007, जुलाई अगस्त 2009। तो चंडीगढ़ प्रथम गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित किया गया था और जो डेट है 15 जुलाई 2007 में। उसके बाद आ जाता है किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो ये भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में ओजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक या केनोजोइक काल में। और यहाँ पर जो काल है ये ऑप्शन 3 में जो आया है मेसोजोइक काल। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।